हाँ जी बेटा, देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बाद में कॉन्टिन्यूटी में है। इसे अगर आप एक्स्ट्रा बुक में चेक करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम 2 के नाम से मिलेगा और इक्विलिब्रियम 1 ली चैटलियर्स तक है। बाकी एनसीईआरटी बुक्स में ये सब कुछ इकट्ठा ही दिया हुआ है, 1 और 2 नहीं, एक कॉमन नेम है इक्विलिब्रियम। बट इन योर एक्स्ट्रा बुक्स दे हैव मेंशन्ड इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2। तो इक्विलिब्रियम 1 आपका ली चैटलियर्स तक है, उसके न्यूमेरिकल्स तक है, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम 2 शुरू कर देते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो एक्स्ट्रा बुक के हिसाब से इक्विलिब्रियम 2 और आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ली चैटलियर्स के बाद वाला टॉपिक है। अब देखो जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें तो इसके बड़े सिंपल से कुछ डेफिनेशंस हैं विच यू ऑलरेडी नो। इसको मैं बताता हूँ और समझा के आगे चलता हूँ। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए NaCl है, H2O है या HCl है, ठीक है, HCl है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। तो ये पर इसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन है सब्सटेंसेस which when dissolved in water, substances which when dissolved in water they form ions, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl है, NaCl को आप पानी में डालोगे तो ये टूट के Na प्लस और Cl नेगेटिव बनाएगा। HCl को पानी में डालोगे तो ये टूट के H प्लस एंड Cl नेगेटिव बनाएगा। तो उन चीज़ों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सब्सटेंसेस which when dissolved in water they form ions, तो उसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुए, इसका उल्टा, विच डोंट फॉर्म देयर आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी बस मैं एग्जांपल बता देता हूँ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो गया, जैसे शुगर हो गया, शुगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट में है। आपका एल्कोहल हो गया, इसके आयंस नहीं बनते। ग्लूकोज हो गया, इसके आयंस नहीं बनते। तो हम इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कि जब हम उन्हें पानी में डालें उनके आयंस ना बने, तो शुगर का नहीं बनेगा, ग्लूकोज का नहीं बनेगा, अल्कोहल का आयन नहीं बनेगा, तो दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमें यहाँ से मोटा मोटा समझ में आ गया कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ आयनाइजेशन से रिलेटेड है, आयनिक चीज से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हमने एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली इलेक्ट्रोलाइट की कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप देखिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, अब हमने इसको समझना है। इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमें पता चल गया जिसके आयन बनते हैं। अब ये जो जिसके आयन बनते हैं उसकी दो कैटेगरी है। एक होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है जिसके आयंस जल्दी बन जाएं। एक होता है वीक, जिसके आयंस कम बनते हैं, कम। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये किस तरह से करता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेट अस से कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ये टूट गया। लेट अस से ये 10 मोल है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसका करेक्टर है कि ये पूरे टूट जाती हैं, सारे के सारे टूट जाएंगे। तो जब ये सारे के सारे टूट जाएंगे तो Na प्लस 10 बनेंगे और 10 Cl नेगेटिव बनेंगे। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू आयंस की आएगी। तो जो मैंने आपके सामने दिखाया, जैसे एक अच्छा बच्चा होता है तो अच्छे बच्चे को हमने बोला भी 10 क्वेश्चन करके आने, वो करके आएगा। वीक बच्चा होगा तो 10 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन करके आए, 3 करके आए, 4 करके आए, पूरा कभी नहीं करेगा, तो उसे वीक कहते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनको हम पानी में डालें तो वो जितने हैं उतने टूट जाएंगे। अगर ये 100 हैं तो यहाँ पे भी 100 मिलेंगे, अगर ये 1000 हैं तो इसके भी आयन 1000 मिलेंगे। मतलब जो कंप्लीटली टूट जाएं इनटू देयर आयंस,
ब्रेक हो जाएं, डिसोसिएट हो जाएं। ब्रेक होना, डिसोसिएट होना एक ही बात है। अब आ जाओ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया NaCl, HCl, NaOH, KOH, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे H2S वीक में आ गया, आपका HCN भी वीक में आता है, एक्सेट्रा हमने लिख रखा है, बहुत सारे वीक में आते हैं। और वीक के ऊपर ही काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे। स्ट्रॉन्ग में तो क्या है, हमें पता है जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इधर आयंस की ले लेंगे, वो कंप्लीटली टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली ब्रेक होते हैं। अब आ जाओ वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे बता दूं, ये एसिटिक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। अब मान लो मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूँ समझाने के लिए। लेट मी चेंज कलर ऑल्सो। सो लेट अस से CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। जब ये टूटेगा तो ये कंप्लीट नहीं टूटेगा। मान लो ये है आपका एक्स मोल, लेटर से ये है आपका 10 मोल मान लेते हैं। लेटर से ये 10 मोल है। तो जब ये टूटेगा तो ये बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। अब क्या होगा, ये 10 मोल है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके कितने बनेंगे हमें नहीं पता, तो इस केस में हम x मान लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये 10 है तो ये भी 10 और ये भी 10, क्योंकि ये कंप्लीटली टूटता है। ये अंदर अंडरगोज कंप्लीट ब्रेकिंग, कंप्लीट डिसोसिएशन। तो जो कंप्लीटली टूट जाए उसे हम नाम दे देते हैं अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंप्लीटली नहीं टूटता उसे हम नाम दे देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को हमने डिसॉल्व किया, ये 10 मोल था। तो जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे, हम इसमें बता ही नहीं सकते कितना है, फिर हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कुछ फॉर्मूला लगा के, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने इसको मान लिया x, ये मान लिया x, तो ये कितना रह जाएगा, ये 10 माइनस एक्स रह जाएगा, क्योंकि इसमें से अगर x चला गया तो ये कितना रह जाएगा फाइनली 10। मान लो अगर ये 10 मोल है और जब ये डिसोसिएट होगा तो हमें नहीं पता ये कितना रहेगा, तो ये x हुआ, ये x हुआ, तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा। तो जिसको हम बाद में केसी का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकालेंगे फिर बता पाएंगे। बट यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इनकी 10 ले लेंगे, इसकी 5 है तो इसकी 5 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट टूट रहा है, और कंप्लीट वालों के न्यूमेरिकल करने आसान होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ वैल्यू का कोई चक्कर नहीं होता। वो तो हमें पता है फिर जितनी वैल्यू दी हुई है उतनी ही वैल्यू हमारी यहाँ पे ले ली जाएगी। सो कंप्लीट डिसोसिएशन में ये बेनिफिट है। सो डिसोसिएशन, ये डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। वीक का मतलब है डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब टूटता नहीं है, कंप्लीटली टूटेगा नहीं। तो आई होप आपको पता चल गया। इसमें आपको बहुत कॉमनली कौन कौन सी एग्जांपल्स मिलेंगी, देखो। एक तो HCN की बहुत एग्जांपल्स मिलेंगी आपको, एसिटिक एसिड पे एग्जांपल्स भरी हुई हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे एग्जांपल्स बहुत मिलेंगी। तो जिन जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है आप उन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि इन पे आपको बहुत सारे आगे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं आपकी एक्स्ट्रा बुक में भी, और मैं भी कुछ करवाऊंगा तो आप वहाँ से समझ पाएंगे। अब एक बार हम मोटा मोटा रिकॉल कर लेते हैं। हमारी जो स्टोरी है इस चैप्टर में इसी के अराउंड घूमने वाली है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके आयंस बने, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें सारे आयंस बन जाए, मतलब जो भी आपने सब्सटेंस डाला वो टूट जाए कंप्लीटली और उसके सबके आयंस बन जाए। अगर आपने 10 लिया है तो 10 आ जाएगा, 20 लिया तो 20 आ जाएगा, 100 है तो 100 आ जाएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वही आयंस की ले ली जाएगी। वीक में क्या प्रॉब्लम है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटता ही नहीं है पूरा, मतलब हम बता ही नहीं सकते बिना कैलकुलेशन के कितना टूटा। तो हम एक्स मान लेते हैं इस केस में, एक्स मान लिया या अल्फा मान लिया, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा इतना, तो उसके बेस पे हम ये बातें कर सकते हैं। अब कई जगह पे एसिटिक एसिड को इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये शॉर्टकट याद कर लो। कई जगह पे एसिटिक एसिड कैन बी रिटन लाइक दिस, इस तरह से लिखा जाता है ACH, H ये वाला H, और इसको कह देते हैं AC, इसका शॉर्टकट AC है।
और H को H कह देते हैं। तो कई जगह पे आपको ऐसा भी मिलेगा, एसिटिक एसिड कैन बी रिटन लाइक दैट। ये आपको एक्स्ट्रा बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो AC मतलब एसिटिक, और ये H तो एसिटिक एसिड। इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कीप इन योर माइंड। तो इसे नोट कर लो, नोट करके मुझे डन बोलो। तो हमारा ये टॉपिक हो गया। तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग और वीक, ज़्यादातर वीक के अराउंड स्टोरी घूमेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो इस पर हम और भी चीज़ें आगे करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे चलते हैं तो इसी चैप्टर में एसिड और बेस का कंसेप्ट आ जाता है। अब 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो इस पेज पे आपको 2 साइंटिस्ट दिख रहे होंगे। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद करना। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। दूसरे कंसेप्ट का नाम है ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब मैं इसे समझाता हूँ क्या है ये। आर्हेनियस क्या कहता है, समझो, अब ध्यान से समझना। आर्हेनियस साइंटिस्ट कहता है कि एसिड उसे कहते हैं जो H प्लस आयन बनाए, विच फॉर्म H प्लस आयन। जैसे HCl है, HCl को पानी में डालो तो क्या बनाएगा, H प्लस एंड Cl नेगेटिव। तो हर वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व होने पे H प्लस बनाए उसे एसिड कहते हैं। ये अरहीनियस कहता है। अरहीनियस कहता है कि एसिड वो है जो H प्लस बनाए। और आर्हेनियस कहता है बेस के बारे में भी, बेस उसे कहते हैं विच फॉर्म OH नेगेटिव आयन, डिसॉल्व करने पे OH नेगेटिव आयन बनाए। एग्जांपल जैसे NaOH है, इसको पानी में डिसॉल्व किया तो ये बनाएगा Na प्लस एंड OH नेगेटिव। तो इसे हम बेस बोल देंगे, इसे हम बेस बोल देंगे। तो ये होता हमारा आर्हेनियस कंसेप्ट। यानी आर्हेनियस ये बताता है हमें कि एसिड जो है वो क्या किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। बट ये H और OH की फॉर्म में बात करता है। कई एसिड ऐसे होते हैं जिनमें H नहीं होगा या OH भी नहीं होगा, तो वहाँ पे ये फेल हो जाएगा। ये वहाँ पे वैलिड जहाँ पे H और OH आए। तो आर्हेनियस कहता है कि एसिड्स आर दोज विच फॉर्म H प्लस आयन and bases are those which form OH negative ion, keep in mind। तो हमें आर्हेनियस कंसेप्ट तो याद हो गया। ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। इस पे हमारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। और पूरी केमिस्ट्री में ये आर्हेनियस कंसेप्ट और ये वाला तो कंसेप्ट कम यूज होता है। और एक लुईस कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट जो कराऊंगा, बहुत बहुत यूज होता है पूरी केमिस्ट्री में। अब हम आगे समझते हैं इन चीज़ों को। अब आता है हमारा ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। मतलब अब ये क्या कहता है एसिड के बारे में, अब ये समझो। ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। तो ये जो साइंटिस्ट है ये कहता है एसिड के बारे में सेम जो लुईस कहता है वही कहता है कि एसिड्स आर दोज विच फॉर्म H प्लस आयंस। ये बेस के बारे में कुछ अलग कहता है। कहता है बेसिस आर दोज विच कैन गेन H प्लस आयंस। अब देखो ध्यान से, ये कह रहा था OH की टर्म में, बट ब्रॉन्स्टेड OH की टर्म में नहीं कह रहा है। ये दोनों डेफिनेशंस में H प्लस की बात कर रहा है, विच फॉर्म H प्लस आयन। और दूसरे केस में कह रहा है बेसिस विच गेन H प्लस आयन। मैंने अलग अलग उसे हाईलाइट कर दिया। मतलब ये है कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, फिर ये उस बेस पे एप्लीकेबल है जहाँ पे OH नहीं होता। देखो, आपका जो आर्हेनियस है वो कहाँ पे फेल होगा, जहाँ पे OH नहीं होगा और या H नहीं होगा। ये कहाँ फेल होगा, ये H मतलब OH ना हो तो भी ये बता सकता है। बट ये दोनों फेल हो जाते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करते हैं। ब्रॉन्स्टेड जो है फेल हो जाएगा, अरहेनियस भी फेल हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करते, ये तो H प्लस या OH की बात कर रहे हैं। अब उस एसिड का क्या होगा, उस बेस का क्या होगा जहाँ पे ना H है ना OH है। तो वो लुईस कंसेप्ट आता है। तो जहाँ पे अरहेनियस ना लगे, ब्रॉन्स्टेड ना लगे, तो वहाँ लुईस कंसेप्ट लगेगा। मैं आपको थोड़ी देर में टाइम दूंगा नोट करने का, समझ लेते हैं। अब आता है हमारा लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बड़ा ही ब्रॉड कंसेप्ट है और ये तकरीबन तकरीबन सब मॉलिक्यूल में लग जाएगा जहाँ पे H और OH ना हो। और अरहेनियस कंसेप्ट जहाँ पे H और OH हो, ब्रॉन्स्टेड जो सिर्फ H की बात करे। तो इसे समझते हैं। लुईस का बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूज होता है।
लुइस कहता है कि एसिड उसे बोलेंगे विच कैन गेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच कैन गेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले उसे हम एसिड बोलेंगे। अभी मैं प्रूव करूंगा कैसे। बेस के लिए ये कहता है बेसेस आर दोज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कर लेते हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट दिया, और ये कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे H और OH से आंसर ना मिल रहा हो ये वहां पे लगेगा, और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बात करता है ये, बहुत ही सिंपल। अब मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ अभी थोड़ी देर में, समझना ध्यान से क्वेश्चंस को। देखो लुइस कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुइस कंसेप्ट ऑफ एसिड कहता है एसिड्स आर दोज व्हिच कैन गेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिस आर दोज व्हिच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी सिंपल है ना, डोनेट इलेक्ट्रॉन लिख दो या डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, तो आप बड़े आराम से समझ पाएंगे। देखो क्वेश्चन आता है NH3 is a Lewis base proof, NH3 is a Lewis base, हाउ कर दो या प्रूव कर दो। अब देखो अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, अब आप सोचो इसका कैसे आंसर दोगे। तो केमिस्ट्री में आपको आंसर देने के लिए स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, तो हम NH3 की ना स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब मैं NH3 की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो एक लोन पेयर आता है जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी सीखा है ना कैसे दिखाना है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब देखो 1 2 3, तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर के साथ किसी ने भी बॉन्ड नहीं बनाया, यानी ये डोनेट हो सकता है। दिस इज योर लोन पेयर, दिस इज योर लोन पेयर, ये डोनेट हो सकता है, सो इट इज अ लुईस बेस। तो आंसर ये बनेगा इन NH3, इन NH3 सेंटर एटम, ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, सेंटर एटम नाइट्रोजन, सेंटर एटम नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, हैज अ लोन पेयर which कैन बी डोनेटेड, जिसे डोनेट वो कर सकता है, विच कैन बी डोनेटेड। हेंस अमोनिया या NH3 बिहेव्स एज लुईस बेस। लो जी, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, देन आई गिव यू टाइम टू नोट। समझो जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस पे। लुईस कंसेप्ट, तो लुईस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, गेन या एक्सेप्ट, गेन करना या एक्सेप्ट करना, अगर मैं अंडरलाइन कर दूं गेन और एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेस वो होता है विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही मैंने यहाँ लिखा। अब इसी से रिलेट करके क्वेश्चन आ गया कि NH3 इज अ लुईस बेस, हाउ। तो हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर और प्रूव करेंगे कि इन NH3 सेंटर एटम नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, जो फ्री है, फ्री है तो ये यूज हो सकता है, तो ये इसको डोनेट कर सकता है, which can be donated, hence NH3 behaves as लुईस बेस। अब एक एसिड का क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आप इसे और आराम से समझ पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो अब एक हम एसिड का क्वेश्चन कर लेते हैं और समझना कैसे है। एसिड का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, AlCl3, इसे कहते हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 इज लुईस एसिड, हाउ। ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए। तो स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए अगर याद नहीं है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब हम AlCl3 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी, Al 1Cl बॉन्ड, सेकेंड Cl बॉन्ड एंड थर्ड Cl बॉन्ड। अब हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड का मतलब होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के तो 8 हैं पूरे, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, क्लोरीन के 8 हैं। अगर आप काउंट करो तो एल्यूमिनियम के 8 नहीं है, 6 हैं। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ये आपका शेयरिंग से बना ना, या जो भी आपका आयनिक के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है आप अगर देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो हुए ही नहीं। इसका मतलब इट कैन गेन 2 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो हम यहाँ पे आंसर ये लिखेंगे, इन
AlCl3 center atom aluminium has only 6 electrons in its last shell. It needs 2 electrons to complete its octet. octet मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 ले सकता है, हेंस 2 ले सकता है ना, एक्सेप्ट कर सकता है, हेंस AlCl3 is लुईस एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार दोबारा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती तो मुश्किल है, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनेंगे तो उसके बेस पे समझ में आ जाएगा। देखो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि लुईस एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट कर ले या गेन कर ले इलेक्ट्रॉन। तो हमने बस यहाँ पे प्रूफ कर दिया। हमने क्या किया, हमने स्ट्रक्चर बनाई AlCl3 की, और इसमें हमने दिखाया कि जो हमारा सेंटर एटम है इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 हैं, मतलब ये 2 गेन कर सकता है। मेन आंसर ये है, नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन यानी गेन, नीड्स 2 मतलब कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो क्या बन गया ये, इफ इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बन गया ये हमारा जो आपको बोला है एसिड। तो इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप पेपर में आंसर लिखते हैं तो जो उस आंसर का मेन पॉइंट है ना उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे, जिससे टीचर को एकदम से पता चल जाए। नाउ यू कैन नोट। अब देखिए, आपको लुईस कंसेप्ट बता दिया, लुईस में एक और चीज बतानी है एडिशनल जो मैंने हाईलाइट की है। क्या की है, लुईस एसिड एंड लुईस बेस फॉर्म एडक्ट। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कैसे। देखो जो हमने करंट एग्जांपल की है उसी के बेस पे बताएंगे, तो समझिए। आप लुईस एसिड ले लीजिए, इसकी रिएक्शन लुईस बेस से कराइए, तो ये दोनों जुड़ के एक हो जाएंगे जिसे कहते हैं एडक्ट। बहुत इजी, एडक्ट। और आप इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कंपेयर कर सकते हो 10th की, व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, तो वैसा ही कुछ हो जाएगा। तो देखो लुईस एसिड क्या है, लुईस एसिड जो मैंने ऊपर लिखा हुआ वही ले लेते हैं, AlCl3, ये मैंने ले लिया। और बेस हम ले लेते हैं NH3। अब हमें पता है NH3 पे लोन पेयर होता है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो NH3 क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और जुड़ के एडक्ट बना लेगा। एडक्ट होता है जुड़ के एक हो जाना, तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा AlCl3 और साथ में NH3 जुड़ जाएगा, और Cl3 को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, तो ये जुड़ के एक हो गया ना, एडक्ट बन गया। और इसको कई जगह पे ना ऐसे सिंपल डॉट की फॉर्म में दिखा देते हैं और कुछ नहीं करते। कई जगह पे इसको सिंपल ऐसे डॉट की फॉर्म में दिखा देते हैं, जिससे कहते हैं ये जुड़ के एक हो गए। थोड़ा सा और क्लोज दिखा देते हैं इनको, जिससे ये लगे ये जुड़ के एक हो गए। इस तरीके से ये हो जाता है आपका। सो कीप इन माइंड। लो जी, नोट कर लो ये, और नोट करके डन बोलो। अच्छा चलो वीडियो से आप कर लेना। एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, एडक्ट क्या होता है। तो एसिड और बेस आपस में कंबाइन हो जाएं, खासकर लुईस एसिड और लुईस बेस, तो वो जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम एडल्ट कहते हैं। शॉर्ट में ऐसा दिखाया जा सकता है। अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए ये होमवर्क कैसे क्वेश्चंस कैसे हैं। तो ये हमारा लास्ट रहेगा यहाँ पे। इन होमवर्क क्वेश्चंस को आप करके, मुझे आपके पास टाइम है, आप लोग मुझे संडे तक भेजिए। अब देखो पहला होमवर्क क्वेश्चन देखो, why neutral compounds like AlCl3 and BCl3 behave as Lewis acid। तो इसका आंसर अब आपको पता चल चुका है। AlCl3 का मैंने करवा दिया, BCl3 बना लो, सेम स्ट्रक्चर बनेगी और सेम रीजन बनेगा। बस सेंटर एटम में आपका यहाँ पे बी आ जाएगा Al की जगह, तो आपको पहला आंसर तो समझ में आ गया। अब आ जाओ, कैन HCl बिहेव एज बोथ अरहेनियस एसिड एंड ब्रोंस्टेड एसिड। तो ब्रोंस्टेड एसिड और अरहेनियस एसिड की डेफिनेशन सेम है, तो आप इसका आंसर लिख देना। अब कहते हैं कैन वाटर बिहेव एज बोथ अरहेनियस एंड अरहेनियस बेस। क्या वाटर दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। सो दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। तो आप इसे घर से ट्राई करेंगे
और मुझे इसका आंसर मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे एंड आई विल गिव यू आंसर देयर ओनली। बाकी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है, तो आज हम यहीं तक करेंगे और अब आप इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए।